हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑफ द चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एंड आज का टॉपिक हमारा आरसीएच एंड इट्स स्ट्रेटजीज। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आप ये जान के चलो कि आज के टॉपिक से हमारा 100% क्वेश्चन आना ही आना है। और क्या आएगा जो 100%, ऐसा कौन सा टॉपिक है जो कि 100% पूछा जाता है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा आज की वीडियो में। ओके, जिससे हमेशा 100% हमारा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो, आज का अपना डिस्कशन। ओके, तो सिंपल, सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूँ। जैसे कि सिंपल मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो लेक्चर नंबर हमारा 1 था, जिसमें हमने अपना डिस्कशन किया हुआ था, जो हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था, जिसमें हमने अपना पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का। हमने इसकी बेसिक डेफिनेशन देख ली थी एंड इसकी एक्सटेंडेड डेफिनेशन जो कि एज पर डब्ल्यूएचओ में थी, वो भी हमने देख ली थी कि डब्ल्यूएचओ ने इसके बारे में क्या कहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। फिर हमने क्या देखा कि कैसे हम अपनी एक रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी को क्रिएट करने की सोच रहे हैं। ठीक है, जिसमें क्या हुआ, हमारा जो इंडिया था, ये सबसे पहले नंबर पर हमारा इंडिया आया इन 1951 में। जिसने क्या किया, कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए जिससे कि क्या हुआ, एक रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी हम क्रिएट कर सकते थे। जैसे कि मैं आप लोगों को एक बार पुराने, जो हमारा लेक्चर पुराना था, एक बार इंट्रोडक्शन, एक बार फिर से मैं आप लोगों को ये रिकैप करा दे रहा हूँ, जिससे कि कोई भी चीज आप आराम से भूले ना। सिंपल, हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा इंडिया था, क्या लिखेंगे, जो इंडिया था हमारा, क्या था, इंडिया वाज अमंग द वेरी फर्स्ट कंट्री। इंडिया हमारा ऐसा सबसे पहला कंट्री था जिसने क्या किया, 1951 में कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए जैसे कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, जिससे क्या हुआ, एक रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी क्रिएट करने की कोशिश की इंडिया ने। ओके, फिर क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, हमारे और भी इसमें प्रोग्राम्स आ गए, जैसे कि आरसीएच हो गया। आरसीएच क्या है, हमारा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर जो हमारा प्रोग्राम है, इसने क्या किया, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव को कवर किया रिप्रोडक्टिवली हेल्थ सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए। तो यही तक अपना लेक्चर देखा था कि आरसीएच ने हमारा क्या किया, आरसीएच जो था, इसने एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव कवर किया एक रिप्रोडक्टिवली हेल्थ सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं आरसीएच ने कैसे कैसे क्या किया और कैसे, मतलब इसने एक रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी को क्रिएट किया पूरे एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव पर। ओके, तो चलिए देखते हैं, यही है आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम टॉपिक डालेंगे अपना, आज का टॉपिक हमारा आरसीएच। आरसीएच क्या होता है, सिंपल, आरसीएच क्या है हमारा, रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ओके, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ओके, तो आरसीएच क्या है हमारा, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, यही हमारा आरसीएच। अब हमें सबसे पहले, आज का टॉपिक है हमारा आरसीएच। सबसे पहले हम देखते हैं आरसीएच का एम क्या था। सबसे पहले हम देखते हैं एम क्या है आरसीएच का। आरसीएच का एम क्या था हमारा, तो हम देखते हैं एम ऑफ दी आरसीएच। आरसीएच का एम था, सिंपल मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आरसीएच का एम था टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल। लोगों के बीच में कैसे ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैला सकते, यही था इसका एम। आरसीएच का मेजर मोटो यही था, क्या लिखेंगे, टू क्रिएट अवेयरनेस among the people, among the पीपल। ओके, सिंपल, सबसे पहले हमने देख लिया जो आरसीएस था हमारा, इसका एम क्या था। सिंपल देखो, एक एक चीज एकदम कट टू कट क्लियर होती जाएगी, बस आप मेरी बातों को अच्छे से ध्यान से सुनते रहिएगा। सिंपल, मैंने बताया आरसीएच क्या था। सबसे पहले हमने आरसीएच में हमने देखा कि कैसे कैसे इसने ब्रॉड पर्सपेक्टिव कवर करने की बातें की। फिर हम देखते हैं इसने, आरसीएच ने कैसे ब्रॉड पर्सपेक्टिव कवर किया। तो उससे पहले हम समझेंगे आरसीएच जो था इसका एम क्या था। आरसीएच जो था इसका एम था कि कैसे ये लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैला सके, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सके। तो यही लिखेंगे, इसका एम क्या था, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल। फिर हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट अपना डिस्कस करते हैं कि हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्या, जो आरसीएच था, ये आरसीएच कहता है कि किसी एक इंडिविजुअल की लाइफ में अवेयरनेस क्रिएट करने में, यानी कि किसी एक इंडिविजुअल की लाइफ में जागरूकता फैलाने में सिर्फ 4 लोग जो होते हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला हो गया उसकी फैमिली, दूसरे हो गए उसके टीचर्स, तीसरे हो गए उसके क्लोज रिलेटिव्स एंड चौथे हो गए उसके फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए लिखते हैं इसके बारे में, ये भी पॉइंट हम लिख लेते हैं जो कि हमारा एनसीईआरटी में गिवन है, तो उसको हमको लिखना जरूरी है। क्या लिखेंगे, 1 मिनट इसको पॉइंट बना के लिखेंगे। सिंपल, मेजर रोल प्लेड इन एन
individuals major role played in an individual's life for creating awareness for creating awareness बाय दी। सबसे पहला किसको लिखेंगे? सबसे पहले होते हैं हमारे फैमिली, फैमिली ओके। एंड दूसरा कौन लोग होते हैं? दूसरे होते हैं हमारे टीचर्स। एंड तीसरा यहाँ पर हम लिखेंगे क्लोज रिलेटिव्स। देखो कितना अच्छे से एक चीज क्लियर होती जाएगी, बस आप मेरी बातों को अच्छे से ध्यान से सुनते रहें, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से एकदम रिलेट करके बता देंगे कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। एंड चौथा क्या लिखेंगे? फ्रेंड्स ओके। तो बताएंगे सबसे पहले हमने क्या देखा? आरसीएच का एम देख लिया, फिर हमने बताया आरसीएच जो है, आरसीएच कहता है कि क्या लिखेंगे? मेजर रोल, क्या लिखेंगे? एक सेकेंड, क्या लिखेंगे? मेजर रोल प्लेड इन एन इंडिविजुअल्स लाइफ, किसी एक इंडिविजुअल की लाइफ में जो मेजर रोल प्ले करते हैं फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने में। वो कौन कौन से लोग होते हैं? सबसे पहला हो गया फैमिली, दूसरे हो गए टीचर्स, तीसरे हो गए क्लोज रिलेटिव्स एंड चौथे हो गए फ्रेंड्स। ये चार लोग जो होते हैं जो किसी एक इंडिविजुअल की लाइफ में अवेयरनेस क्रिएट करने में मेजर रोल प्ले करते हैं, ये बताया हमारा आरसीएच ने। ओके, तो यही था हमारा आरसीएच का अभी तक बेसिक। अब हम देखते हैं अपना आरसीएच की स्ट्रेटजीज, यानी कि आरसीएच के ये जो एम था इसका कि अवेयरनेस क्रिएट करने का, तो ये अवेयरनेस इसने कैसे क्रिएट किया, तो उसकी कुछ स्ट्रेटजीज को हमको पढ़ना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके बेसिस पर हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए लिखेंगे, क्या डालेंगे अपना हेडिंग? क्या लिखेंगे? स्ट्रेटजीज ऑफ द आरसीएच। आरसीएच की स्ट्रेटजीज कहते हैं कि रिप्रोडक्टिवली हेल्थ सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए। ओके, तो हमको इसकी आरसीएच की स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ना। सबसे पहले स्ट्रेटजी में यहाँ पर ये सबसे पहले स्ट्रेटजी तो ये सिंपल, मतलब एक एक चीज को मैं रिलेट करके बता रहा हूँ, सिंपल समझो। आरसीएच जो था इसका एम था कि लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना। अब इसकी स्ट्रेटजीज में यही हमको पढ़ना है कि इसलिए लोगों के बीच में जागरूकता तो फैलाएगा, अवेयरनेस तो क्रिएट करेगा, बट ये अवेयरनेस क्रिएट कैसे कैसे करेगा, यही हमें इसकी स्ट्रेटजीज में पढ़ना है। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रेटजी यही है, सबसे पहले इसकी स्ट्रेटजी यही है, सिंपल। सबसे पहले इसकी स्ट्रेटजी हम देखेंगे क्या होता है, टू क्रिएट अवेयरनेस, टू क्रिएट अवेयरनेस among the people by the help of audio visual programs, by the help of audiovisual programs and advertisements, okay, by the government, एक सेकेंड, by the government or non-governmental organization, ओके। क्या लिखा है? सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं क्या होता है। सबसे पहले इसकी स्ट्रेटजी क्या थी? सबसे पहली स्ट्रेटजी में पढ़नी आरसीएच की क्या थी? आरसीएच कहता है टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल। आरसीएच ने क्या किया? अवेयरनेस क्रिएट की अमंग द पीपल्स के बीच में। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स। इसने ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स एंड एडवर्टीजमेंट्स की मदद से इसने लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट की। किसकी हेल्प से? गवर्नमेंट की हेल्प से, या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लाइक जिन्हें बोलते हैं एनजीओज या फिर गवर्नमेंट की हेल्प से इसने क्या किया? ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स चलाए, एडवर्टीजमेंट चलाए, जिससे क्या हुआ? लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट हो। सिंपल, सबसे बड़ा पॉइंट हमने देख लिया। देन हमको दूसरी स्ट्रेटजीज की समझनी। दूसरी स्ट्रेटजीज की क्या थी? दूसरी स्ट्रेटजी लिखेंगे, इट प्रमोट्स सेक्स एजुकेशन इन schools।
इसने क्या किया, सेक्स एजुकेशन को प्रमोट किया स्कूल्स में। सिंपल देखो कितना अच्छा काम किया इसने। सबसे पहले तो इसने ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स एंड एडवर्टीजमेंट्स के से लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने की कोशिश की, यानी कि अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की। फिर क्या किया इसने, सेक्स एजुकेशन जो है, यानी कि जैसे कि जो नहीं, इससे जो हमारा सबसे पहला मतलब जो इससे पहला चैप्टर हमारा था सेक्सुअल प्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग पॉइंट, दूसरा चैप्टर था हमारा ह्यूमन प्रोडक्शन एंड हम क्लास 8 में भी पढ़ते हैं प्रोडक्शन के बारे में, क्लास 10th में भी पढ़ते हैं, लेकिन डिटेल में पढ़ते हैं क्लास 12th में, जैसा कि हम पढ़ना है। तो इसने क्या किया, स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन को प्रमोट किया, जिससे क्या हुआ, बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा चीजों को अच्छे से समझ सके। जो हमारा ह्यूमन प्रोडक्शन था उसमें इतनी ज्यादा इंफॉर्मेटिव चीजें थी जो कि हम लोगों के लिए जाननी बहुत ही ज्यादा जरूरी थी, है ना। तो इसीलिए क्या किया इसने, सेक्स एजुकेशन को प्रमोट किया स्कूल्स में, है ना। तो दूसरा इसने क्या पॉइंट किया, दूसरा काम इसने क्या किया, इसने प्रमोट किया सेक्स एजुकेशन को स्कूल में। तीसरा इसने तीसरी इसकी स्ट्रेटजी क्या लिखेंगे, तीसरी स्ट्रेटजी क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, create awareness, for the uncontrolled population growth, and problems associated with it, like unemployment, poverty, etc. सिंपल। दूसरा हम लोग जो तीसरा पॉइंट है इसमें हमने क्या देखा, जो आरसीएच है इसने क्या किया, अवेयरनेस क्रिएट की अबाउट दी अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही थी, यानी कि बहुत तेजी से जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही थी, और जिससे क्या हुआ, हमारी इसी पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या हुआ, कुछ हमारे प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड लाइक अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो इसके बारे में भी जो आरसीएच था इसने क्या किया, अवेयरनेस क्रिएट की, लोगों के बीच में क्या किया, जागरूकता फैलाई, इसने लोगों को अवेयर किया इस चीज से भी। तो तीसरा हम लोगों ने पॉइंट देख लिया अपना। चौथा पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं, चौथा इसने पॉइंट डिस्कस करते हैं यहाँ पर। चौथा काम इसने क्या किया, पहला किया इसने क्या किया, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इसने ऑडियो विजुअल प्रोग्राम चलाया। दूसरा सेक्स एजुकेशन को प्रमोट किया स्कूल्स में। तीसरा क्या किया इसने, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में लोगों को बताया। एंड चौथा काम क्या किया इसने, क्रिएट, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्रिएट अवेयरनेस about the STDs, create awareness about the STDs यानी कि sexually transmitted disease, यानी कि ऐसी डिजीज जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन से होती है, उसको क्या किया इसने, उन डिजीजेस के बारे में भी क्या किया, लोगों को अवेयर किया। क्या लिखेंगे, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द एसटीडीज, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज एंड इट्स प्रिवेंशन, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, इसने क्या किया, जो हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, जैसे कि एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, ये टॉपिक हम लोगों का लास्ट टॉपिक, इसको अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हमको यहाँ पर बस इतना देखना है। जो हमारा आरसीएच था इसने क्या किया, एसटीडीज के बारे में लोगों को अवेयर किया एंड इनके प्रिवेंशन के बारे में भी बताया। देखो सबसे हाईलाइटेड पॉइंट यहाँ पर क्या है, इसने क्या किया, एसटीडीज के बारे में लोगों को बताया एंड इनके प्रिवेंशन के बारे में बताया कि इनसे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे इनसे बचा जा सकता है। ओके, तो चौथा काम इसने ये किया। एंड हम देखते हैं यहाँ पर इसने पांचवा काम क्या लिखेंगे, क्रिएट अवेयरनेस, है ना। एक एक चीज हम लोगों को एकदम क्लास में याद हो जाएगी। क्या लिखेंगे, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दी, क्रिएट किसने, अवेयरनेस अबाउट द सेक्स क्राइम्स एंड सेक्स एब्यूजेस। ओके, सेक्स क्राइम्स एंड सेक्स एब्यूजेस के बारे में भी इसने लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट की, लोगों को इसके बारे में समझाया है, लोगों को इसके बारे में बताया कि मतलब कैसे कैसे ये चीजें कितनी हद तक गलत है ना। तो इसने इसके बारे में भी अवेयरनेस क्रिएट की लोगों के बीच में। तो ये हमारा हो गया पांचवा पॉइंट। एंड यहाँ पर हम देखते हैं अपना, अब हम देखते हैं इसने और भी क्या काम किया, और भी इसने बहुत सारे काम किए, जैसे कि हम लिख सकते हैं क्रिएट अवेयरनेस, इसने सेक्स क्राइम्स एंड सेक्स एब्यूजेस के बारे में इसने अवेयर किया। एंड यहाँ पर मेन पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्रिएट
अवेयरनेस, इसने अवेयरनेस क्रिएट की अबाउट दी कॉन्ट्रासेप्टिव, इसको थोड़ा हाईलाइटेड लिखेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ओके, आप सोच रहे होंगे ये भी आपने कल बहुत ज्यादा हाईलाइटेड पॉइंट किया था, आज भी आप इसको इतना ज्यादा हाईलाइटेड कर रहे हैं। हाँ, इसको हाईलाइटेड इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जिसको हम डिस्कस करेंगे भी अपने आने वाले लेक्चर्स में, है ना। तो क्या किया इसने, क्रिएट की अवेयरनेस अबाउट दी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अभी बस आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यानी कि इसके बारे में इतना जान लीजिए, ऐसे मेथड्स जिनसे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को बचा सकते हैं, बिना चाहे प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, उन मेथड्स को हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। एंड जिसके बारे में किसने अवेयर किया था लोगों को, वो था हमारा आरसीएच। आरसीएच ने क्या किया था, अवेयरनेस क्रिएट की थी अबाउट दी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ओके, एंड अब हम देखते हैं और ज्यादा और भी इसने क्या काम किए, जैसे कि हम अगला पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे। इसने क्या किया, जेंडर इक्वालिटी भी की थी, जेंडर इक्वालिटी, इसने जेंडर इक्वालिटी भी की थी, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए इसने क्या किया, जेंडर इक्वालिटी भी की थी। एंड और भी यहाँ पर पॉइंट्स हम देख सकते हैं कि इसने क्या किया था, सिंपल क्रिएट अवेयरनेस, इसने अवेयरनेस क्रिएट की थी अबाउट द मेंस्ट्रुअल, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द मेंस्ट्रुअल हाइजीन, create awareness about the menstrual hygiene. Okay, create किसने, awareness about the menstrual hygiene and sexual hygiene. ओके, इसने क्या किया, इसने अवेयरनेस क्रिएट की अबाउट द मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड सेक्सुअल हाइजीन, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी कि कैसे ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि पीरियड्स के दौरान कैसे कैसे क्या क्या चीजों को करना चाहिए, क्या क्या चीजों को नहीं करना चाहिए, लाइक पैड्स हम लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए, यही सब बातें इसने क्या की, हमारी जो आर्टिस्ट था इसने हम लोगों को ये सब बातें हम लोगों को बताई। सिंपल हमें देखना कितने अच्छे से, देखिए कितना अच्छे से हमारे एक एक पॉइंट क्लियर होते जा रहा है। सिंपल हमने देख लिया, और भी इसने कुछ काम किया, जैसे कि लिख लेते हैं और भी दो चार पॉइंट्स लिख लेते हैं। इसने क्या किया, इसने क्या किया, बेटर पोस्ट नेटल केयर, इसने बेटर पोस्ट नेटल केयर बनाया फॉर मदर्स एज वेल एज चाइल्ड। ओके, इसने क्या किया, बेटर पोस्ट एंड नेटल केयर्स भी बना दिए। एंड हम कह सकते हैं और भी ज्यादा इसने और भी कुछ काम किया, और भी इसने रिसर्चेस को कुछ प्रमोट किया, जिन रिसर्चेस को हमको पढ़ना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हमेशा हर बार में क्वेश्चन आता है हमारा। ओके, तो ये हमने देख लिया। एंड एक पॉइंट यहाँ पर लास्ट पॉइंट में भी लिख सकते हैं, इसने क्या किया, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन को इसने क्या किया, प्रमोट किया। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन वर प्रमोटेड। ओके, हमने क्या देखा, यही कुछ हमारे पॉइंट्स थे। चलिए एक एक करके मैं फिर से आप लोगों को अच्छे से समझा दे रहा हूँ। सबसे पहला आरसीएच, सिंपल समझो, आरसीएच ने क्या किया, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई जिससे कि वो एक रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी को क्रिएट कर सकता था। और आरसीएच का एम क्या था, आरसीएच का एम था कि वो लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसकी स्ट्रेटजी क्या थी। आरसीएच जो था, इसकी सबसे पहली स्ट्रेटजी यही थी कि ये लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करेगा विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू। आरसीएच जो था, इसने क्या किया, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लाइक एनजीओज हो गए, इनसे क्या किया, इसने ऑडियो विजुअल, इनके द्वारा इसने ऑडियो विजुअल प्रोग्राम चलाए, एडवर्टाइजमेंट चलाए, जिससे क्या हुआ, लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट हुई। ओके, फिर इसने क्या किया, दूसरा काम इसने क्या किया, सेक्स एजुकेशन को प्रमोट किया स्कूल्स में। तीसरा इसने क्या किया, जो हमारी अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी एंड इससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, इनके बारे में भी लोगों को अवेयर किया। देन अब हम देखते हैं और ज्यादा, और भी इसने क्या किया, इसने अवेयरनेस क्रिएट की अबाउट द एसटीडीज यानी कि जो हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं एंड इनके प्रिवेंशन यानी कि इनसे हम कैसे बच सकते हैं, इनके बारे में भी इसने अवेयरनेस क्रिएट की।
अब हम देखते हैं किसने क्या किया, अवेयरनेस क्रिएट की अबाउट द सेक्स क्राइम्स एंड सेक्स अब्यूजेस। ओके, ये हमने देख लिया। अभी हमको देखना है इसने क्या किया, क्रिएट की अवेयरनेस अबाउट दी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, यानी कि ऐसे मेथड जिनसे हम अनवांटेड प्रेगनेंसीज को बचा सकते हैं, ऐसे मेथड्स को भी इसने लोगों के बीच में अवेयर किया। एंड इसने क्या किया, जेंडर इक्वलिटी की मेल एंड फीमेल के बीच में क्रिएट की इसने अवेयरनेस अबाउट द मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड सेक्सुअल हाइजीन के बारे में। एंड इसने क्या किया, बेटर पोस्ट एंड एंटल केयर्स बनाए फॉर मदर्स एज वेल एज चाइल्ड के लिए। और इसने क्या किया, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन किया, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन को इसने क्या किया, प्रमोट किया बहुत ही बड़े स्तर पर। ओके, तो ये कुछ इसके पॉइंट्स थे, ये कुछ इसकी स्ट्रेटजीज थी जिनसे क्या किया इसने, एक रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी को क्रिएट किया। अब हमें देखना है जो आरसीएच है, इसने क्या किया, इसी फील्ड में कुछ रिसर्चेस को भी प्रमोट किया। जिन रिसर्चेस को हमको समझना, दो रिसर्चेस हमारी जिनसे 100% क्वेश्चन आता है, मैं लिख के दे रहा हूं अभी, 100% आपको ये क्वेश्चन बोर्ड में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको बताता हूँ ये चीजें सिर्फ बोर्ड के लिए, आप नीट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जब आप मेरा लेक्चर अटेंड करके जाएंगे। जनाब कोई भी पीवाईक्यू उठा लीजिए इस चैप्टर के रिलेटेड, आप वो पीवाईक्यू आराम से सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, आप ये मैसेज समझिएगा कि ये मैं सिर्फ बोर्ड्स के लिए बता रहा हूँ, मैं बोर्ड्स के लिए इससे इसलिए बताता हूँ ताकि चीजों को अच्छे से लिखवा कर, ताकि आप अच्छे से वहां पर अपना रिप्रेजेंटेशन दिखा सकें, आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें कि चीजों को कैसे को रिप्रेजेंट करना है, कैसे चीजों को अच्छे से लिखना है ना। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ बताता हूँ कि बोर्ड्स के लिए, लेकिन ये हम इसको नीट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेरा लेक्चर अटेंड करिए किसी भी चैप्टर का, जनाब कोई भी पीवाईक्यू उठा लीजिए, आप आराम से उसको कर रहे होंगे। ओके, तो ये था। चलिए अपने रिसर्चेस देख लेते हैं अपने। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कुछ जो आरसीएच ने क्या किया, कुछ रिसर्चेस को भी प्रमोट किया। क्या लिखेंगे, रिसर्चेस क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे अपनी, रिसर्चेस ऑफ आरसीएच की क्या क्या रिसर्चेस थे। तो सबसे पहले रिसर्च हमको यहाँ पर पढ़नी है, आरसीएच ने क्या क्या कुछ रिसर्चेस प्रमोट की इस फील्ड में। सबसे पहले रिसर्च हमको यहाँ पर पढ़नी थी, जो सबसे पहले रिसर्च हमारी वो है, क्या लिखेंगे, एमनियोसेंटेसिस। इम्यूनोसेंटेसिस सिंपल। ये हमको यहाँ पर जितने इसके बारे में जितने स्टार लगाओ उतने स्टार कम है, क्योंकि ये 100% टॉपिक है, जो ऐसा टॉपिक है जो 100% आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। यानी कि मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ, 100% यहाँ पर ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए देखते हैं एमनियोसेंटेसिस होता क्या है। एमनियोसेंटेसिस के बारे में हमको पढ़ना है। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा टेस्ट होता है जिससे कि जो हमारा फीटस जो होता है, जो डेवलप हो रहा होता है मदर की जो यूट्रस में, जो हमारा फीटस क्या हो रहा है, जो डेवलप हो रहा होता है, तो ये जो टेस्ट होता है ये पहले ही बता देता है कि जो हमारा फीटस है उसके अंदर कोई भी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे, एमनियोसेंटेसिस में क्या लिखेंगे, इट इज द टेस्ट विच वॉज डेवलप्ड, इट इज ए टेस्ट विच वॉज डेवलप्ड। ये एक टेस्ट होता है जो कि डेवलप किया जाता है। इट इज ए टेस्ट विच वॉज डेवलप्ड टू डिटेक्ट any sort of genetic abnormality, any sort of genetic abnormality in the developing fetus। ओके, क्या देखेंगे, सिंपल हमने क्या देख लिया, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, ये एक टेस्ट होता है जिसमें क्या होता है, जो कि डेवलप किया जाता है किस वजह से, टू डिटेक्ट एनी जेनेटिक सॉर्ट एबनॉर्मेलिटी ऑफ द डेवलपिंग फीटस। जो हमारा फीटस डेवलप हो रहा है उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी को क्या करता है, ये टेस्ट डिटेक्ट कर लेता है। कौन सी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, लाइक हम कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल, लाइक हमारा क्या हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया। ये जितनी भी हमारी बीमारियां, इनको जो हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। सिकल सेल एनीमिया हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, एंड हम लिख सकते हैं और भी, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया। ओके,
ये सब कुछ हमारी ऐसी डिजीजेज हैं जिनकी, ये कुछ हमारी ऐसी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, ऐसी जेनेटिक डिजीजेज हैं जिनको हम एमनियोसेंटेसिस टेस्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं जब हमारा बेबी जो है माँ की यूट्रस में है तभी। ओके, ये हमने बता दिया एमनियोसेंटेसिस जो हमारा टेस्ट है, ये हमने बता दिया कैसे क्या ये काम करता है। अभी हमको यहाँ पर एक इसका जो मेजर पॉइंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो लिखते हैं। क्या लिखेंगे? जो एमनियोसेंटेसिस होता है, क्या लिखेंगे? एमनियोसेंटेसिस also tells about amniocentesis also tells about the gender of the fetus. So it is ban for the sex determination. ओके, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या लिखेंगे? एमनियोसेंटेसिस जो होता है ये हमारा जेंडर भी बता देता था फीटस का, इसी वजह से इसको क्या कर दिया, बैन कर दिया गया फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन ड्यू टू द increased cases of female feticide. ओके, सिंपल। क्या हमने देखा, जो हमारा हमने सबसे पहले देखा कि जो कोई हमारा जो डेवलपिंग फीटस है उसके अंदर किसी भी प्रकार की जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं एमनियोसेंटेसिस टेस्ट के थ्रू। बट यहाँ पर हमको ये भी देखना है, जो एमनियोसेंटेसिस टेस्ट होता है हमारा, ये क्या करता है, ये हमारा जेंडर भी बता देता है। ये जेनेटिक एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करने के साथ साथ इस टेस्ट से हम किसी भी जो हमारा फीटस होता है उसका जेंडर भी पता कर सकते हैं कि वो हमारा बेबी गर्ल है या फिर बेबी बॉय है। इससे क्या हुआ, जो हमारा जैसे जो हमारा एमनियोसेंटेसिस है इसको जैसे ये इस्तेमाल करने लगे सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, उससे क्या हुआ, हमारे जो फीमेल फीटिसाइड के केस है, यानी कि जो नहीं देखा बहुत अभी जो हमारे पुराने समय में क्या चलता था कि अगर जो लोग पहले डिटेक्ट करा लेते थे, अगर माँ के यूट्रस में कोई बेबी गर्ल है तो क्या करते थे, वो उसको पहले ही मरवा देते थे ना, एबॉर्शन करवा देते थे या कुछ भी करवा देते थे। अभी भी ये चलता है बट अब उतना ज्यादा नहीं है। तो क्या हुआ, ये जो एमनियोसेंटेसिस टेस्ट है इसी के थ्रू क्या होने लगा, जो हमारा इसको क्या करना है, इसको जो एमनियोसेंटेसिस टेस्ट है इसी के थ्रू यानी कि क्या करने लगा, ये सेक्स डिटर्मिनेशन करता था, इसी के थ्रू लोग क्या करने लगे, इसका मिसयूज करने लगे। मिसयूज किया इन्होंने, कैसे किया, जेंडर ऑफ द फीटस जेंडर बताने लगे एंड जिससे क्या हुआ, फीमेल फीटिसाइड के केसेस बढ़ने लगे। इसी वजह से जो एमनियोसेंटेसिस टेस्ट है हमारा ये बैन हो गया फॉर दी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एमनियोसेंटेसिस को क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। एंड यही हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हमेशा पूछा जाता है, यानी कि आप लिख के ले लो, आपके असेंबली में, प्री बोर्ड में एंड बोर्ड में तो 100% आएगा ही आएगा। क्या पूछा जाएगा कि जो एमनियोसेंटेसिस है इसको क्यों बैन किया गया था, तो आप अच्छे से पूरा डिफाइन करके आएंगे शुरू से। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, हमारा टेस्ट होता है जो कि डिटेक्ट करता है एनी जेनेटिक शॉर्ट एबनॉर्मलिटी ऑफ द डेवलपिंग फीटस एंड बता देंगे कि कौन कौन सी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, लाइक हम बता सकते हैं कि सिकल सेल एनीमिया हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, हीमोफीलिया हो गया। एंड फिर हम यहाँ पर लिखेंगे जो एमनियोसेंटेसिस, जो मेन बात है वो लिखेंगे, एमनियोसेंटेसिस इज आल्सो टेल्स अबाउट द जेंडर ऑफ द फीटस। एमनियोसेंटेसिस जो होता है हमारा फीटस के जेंडर को बता देता था, जिससे क्या होने जाने लगा कि जो हमारा फीमेल फीटिसाइड के केस है ये इंक्रीज होने लगे, जिसकी वजह से इसको बैन कर दिया गया फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। सिंपल, ये था हमारा, ये हमारी सबसे पहली रिसर्च थी एमनियोसेंटेसिस, जिसके बारे में हमने अपना पूरा डिटेल ले लिया कि हमको आराम से चीजों को हमने अच्छे से समझ लिया। हमको यहाँ पर दूसरी रिसर्च पढ़नी जो हमारी आरसीएच ने डेवलप की थी, जो दूसरी रिसर्च हमको वो पढ़नी, दूसरी रिसर्च हमारी सीडीआरआई के बारे में सिंपल याद रखो। सीडीआरआई क्या होता है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। ओके, जो सीडीआरआई है इसके फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके, इन लखनऊ। ये जो हमारा सीडीआरआई है इसने क्या किया, नहीं जो हमारा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसने क्या किया, लखनऊ, ये जो हमारा लखनऊ में है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने क्या किया, डेवलप किए एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब फिर से कॉन्ट्रासेप्टिव वर्ड आ गया, कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यानी कि ऐसे मेथड जिनसे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। पहले लिख लेते हैं फिर बताते हैं।
क्या लिखेंगे, जो हमारा CDRI लखनऊ है इसमें क्या लिखेंगे, डेवलप्ड इसने क्या किया, डेवलप्ड न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, डेवलप्ड न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव which was non steroidal, जो कि हमारी कैसी थी, नॉन स्टेरॉइडल थी। हमने क्या देखा, CDRI लखनऊ जो है इसने क्या किया, एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को डेवलप की, जिससे क्या होने लगा, जो कि नहीं, जो हमारी कैसी थी, नॉन स्टेरॉइडल थी। ओके, सिंपल हमने क्या देखा, जो हमारा CDR, जो यहाँ पर सिंपल आप लोगों को पहले समझा देते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है। हमने बताया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यानी कि ऐसे मेथड्स जिनसे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि ऐसी कुछ दवाइयों की मदद से हम अपनी अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोक सकते हैं, उसे बोलते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो हम देखते हैं ये जो हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वाला टॉपिक है, जो हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बताएंगे तो उसमें इस टॉपिक के बारे में अच्छे से डिटेल में बताएंगे। अभी बस इतना जान लो, जो हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जिससे क्या होता है, किसी भी दवाई के थ्रू अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। और ये जो हमारा CDRI लखनऊ है इसने क्या किया, ऐसी हमारी न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डेवलप की जो कि हमारी कैसी थी, नॉन स्टेरॉइडल थी, जिसका नाम क्या था, यहाँ पर हमको इसका नाम बहुत ज्यादा जरूरी लिखना है। क्या लिखेंगे, डेवलप्ड न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसका नाम था सहेली। ये नाम याद रखना क्या होता है, ये सहेली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है कि हमारी न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी डेवलप की थी, हमारी CDRI लखनऊ ने, तो थी सहेली, जिसका नाम इन्होंने दिया था सहेली। ओके, तो यही था आज का हमारा टॉपिक। हमने आराम से अपने RCH के बारे में अच्छे से देख लिया, RCH ने कैसे हमारी एक रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी क्रिएट करने में क्या क्या हेल्प की एंड क्या क्या रिसर्चेज जिसने की। हमने रिसर्चेज देख ली, एमनियोसेंटेसिस एंड CDRI लखनऊ। ओके, ये कुछ हमारी रिसर्चेज थी जो कि हमने अच्छे से देख ली। हमको यहाँ पर नोट करके एक पॉइंट बस लिखवा देते हैं, फिर अपना लेक्चर एंड करते हैं। सिंपल क्या लिखेंगे, सिंपल यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आराम से नोट करके लिखेंगे कि फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन of the above mentioned points of the RCH। सिंपल हमको क्या देखना है, जो हमारे ऊपर मेंशन पॉइंट है RCH के, इनके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या होना जरूरी है। सबसे पहला क्या होना जरूरी है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सेकेंड, बेटर क्या होना चाहिए, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए एंड हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक्सपर्ट अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। एक्सपर्ट अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। एक्सपर्ट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, लाइक डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गई। ओके, इनको भी तो हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, तभी तुम्हारे ऊपर के जो मेंशन पॉइंट इनको हम सक्सेसफुल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड हमारे पास क्या होना चाहिए, मटेरियल अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। मटेरियल अवेलेबिलिटी भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, सिंपल। ये था आज का हमारा टॉपिक। सिंपल समझो, जो हमारे ऊपर के मेंशन पॉइंट है RCH के, तो इनके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एक्सपर्ट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए एंड मटेरियल अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ओके, तो यही था आज का हमारा टॉपिक। अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया क्या होता है हमारा RCH के बारे में, हमने अच्छे से देख लिया एंड इसको कुछ रिसर्चेज हैं जिसमें से हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है RCH एंड CDRI लखनऊ। CDRI लखनऊ ने जो हमारे न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दी थी, जिसका नाम आपको याद रखना है सहेली, जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हो आप, क्वेश्चन है, सिंपल। ओके, ये था आज का हमारे टॉपिक। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आप लोगों को अच्छे से जो हमारा नया टॉपिक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में एंड पॉपुलेशन स्टेबिलिटी के बारे में, जो उसमें भी जो हमारा पूछा जाता है जो क्वेश्चन, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा उससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है एंड उसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे होंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 3 में। तो यही था आज का हमारा लेक्चर नंबर 2। आप हमारे लेक्चर के साथ जैसे जैसे बने रहेंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगी, आप आराम से चैप्टर में अच्छे से आगे बढ़ते जाएंगे। जब आप हमारे शुरू से लेक्चर अटेंड करेंगे, देन आप जैसे ही लास्ट लेक्चर पे पहुंचेंगे, आप पूरे चैप्टर पर आपकी अच्छे से पकड़ होगी। ओके, तो यही था हमारा लेक्चर, हमने देख लिया है।
वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगेन मैंने बोल दिया। ओके, धन्यवाद।